गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे CGL 2024 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 10 सितंबर को। 3 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो और तीनों शिफ्ट में जो 25-25 क्वेश्चन आए थे। तो आज हम उन 75 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे जो 10 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। तो ये कैसे होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये होते हैं प्रकृति में सकारात्मक होते हैं और राज्यों के कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। सभी मामलों में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में राज्यों को इनकी आवश्यकता होती है। इनका उद्देश्य समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होते हैं और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये निजी और व्यक्तिपरक होते हैं। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं, लेकिन निजी और व्यक्तिपरक नहीं है। अब हम देख लेते हैं DPSP का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से इनको लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इनको डाला गया है और भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? शून्य क्रम की अभिक्रिया हो जाएगी। भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच और ये 34 किलोमीटर तक चली थी। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? तो कौन शुभंकर था? तो ये था ओली शुभंकर। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये टोटल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 44। और अब की बार अर्जुन पुरस्कार कितने दिए गए हैं? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 में, जनवरी 2024 में दिए गए हैं। तो ये 26 दिए गए हैं। और एक क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद शमी इसमें क्रिकेटर शामिल हैं। और एक हैं पैरा तीरंदाज खिलाड़ी जो शीतल देवी हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली। और 2024 में भारत रत्न अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री अवार्ड कितने कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं और टोटल कितने पद्म अवार्ड 2024 में दिए गए हैं। तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी 1980 में। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी नेटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 7 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल अमेरिका का नेशनल गेम भी है। निम्न में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन भी इसी में हुआ था। और 1919 में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में स्थित है। और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में एक कांड हो गया था जिसमें पुलिस वालों को हिंसक भीड़ के द्वारा जला दिया गया था। तो 9 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर महात्मा गांधी ने 1930 में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च शुरू किया था और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और फिर
9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने तीसरा और अंतिम आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है, तो भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की है? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में दोहरी नागरिकता है। और आंशिक न्यायपालिका प्रणाली ये नहीं है, तो भारत में है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। और अमेरिका के संविधान से हमने और क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको ग्रहण किया है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से ली है। और अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, जो 1789 में लागू हो गया था। 9वां क्वेश्चन है, किस स्थान की जलवायु निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? यदि हम किसी स्थान पर रह रहे हैं तो वह कौन सी चीज़ है जिससे जलवायु प्रभावित नहीं होती है? तो ये होते हैं मिट्टी के प्रकार। चाहे वहाँ पर मिट्टी कैसी भी हो, जलोढ़ हो, काली मृदा हो या कैसी भी हो, उससे मिट्टी से उसकी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि समुद्र से दूरी हो, समुद्र से कम दूरी पर कम अलग जलवायु होती है और दूरी पर अलग। और उच्चावच और स्थान इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मिट्टी के प्रकारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दक्षिण भारत के निम्न में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है? तो ये किस वंश में आया था? पल्लव वंश। और पल्लव वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? महेंद्र वर्मन था, जिसकी चर्चा हमने कल के क्वेश्चंस में की थी। निम्न में से कौन सा अविकारीय भोजन है? अविकारीय का मतलब क्या होता है? जिसमें विकार नहीं आता, जो खराब नहीं होता। जैसे दही है, दही खराब हो सकती है, दूध भी खराब हो सकता है, और मांस ये भी खराब हो सकता है, लेकिन जो दाल है वो ऐसे की ऐसी रहती हैं। तो अविकारीय कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगी दाल। न्यूलैंड ने धातु CO और Ni निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो ये रखा था DO, इस म्यूजिकल नोट में रखा था। और आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? तो ये मोजले के द्वारा दी गई है, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। और वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन बताने हैं। मोजले की आवर्त सारणी कब दी गई थी? तो सन यहाँ पर आपको बताना है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब दी गई थी? नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बने थे। और इसने 1829 में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। कॉर्नवालिस का संबंध किससे है? कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। करजन के समय हुआ था बंगाल विभाजन, जो 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और पुलिस प्रशासन का जनक किसको माना जाता है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुरु पर्व या गुरु पर्व, इसको कहा जाता है, जो सिख धर्म के द्वारा मनाया जाता है। और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। और इनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था 1469 में। और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जहाँ पर अब ये दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। और सिख धर्म में कुल गुरु कितने हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, हर किशन और गुरु तेग बहादुर। और लास्ट 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। और इनके बाद कौन गुरु बन गए हैं? गुरु ग्रंथ साहिब ये गुरु बन गए हैं, जो 1708 से वर्तमान तक हैं। तो ये इनके गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब।
भारत में राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो नेशनल इनकम की गणना करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने 1867-68 में इस पहला प्रयास किया था और इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। नेशनल इनकम की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। और पीसी महालनोबिस मॉडल किस 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और नेशनल इनकम की गणना करने के लिए पहले वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग वी.के.आर.वी. राव ने किया था। तो ये भी कथन यहाँ पर ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक और द्वितीयक। ये कथन गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कथन, इनमें से कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है और बाकी 3 सही हैं। किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बंग विभूषण, बंग का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित। तो बंग विभूषण पुरस्कार कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और मध्य प्रदेश सरकार से कौन सा तानसेन पुरस्कार संबंधित है? और असम की सरकार कौन सा अवार्ड देती है? असम वैभव पुरस्कार, जो अभी 2023 में रतन टाटा को प्रदान किया गया था। रतन टाटा की अभी हाल ही में डेथ हो गई है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो समीप कौन सा है? कराईकल है। कराईकल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक पास किया था? तो ये कहता है प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। विधेयक 2021 पारित किया था, तो इन्होंने पारित किया था प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो तानसेन पुरस्कार कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश के इंदौर, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पर आधारित थी? गरीबी हटाओ पर आधारित कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल क्या था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुए हैं? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं और ये 2017 में समाप्त होनी थी, लेकिन 2015 में नीति आयोग के गठन के साथ ही इसको समाप्त कर दिया गया था। पहले जो 5 ईयर प्लान को नियोजित कौन करता था? योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। और पहले उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा। फिर 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। और इसके पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। तो ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी हैं। और विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एव्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स। और बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है? तो बर्ड्स की स्टडी कहलाती है ऑर्निथोलॉजी। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। तो अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और कहाँ पर? पंजाब के कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो पंजाब के कलानौर में हुआ था। और अकबर जब 13 साल का था तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को। और ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। हेमू रेवाड़ी का शासक था और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध को जीत लिया था। और पानीपत का पहला युद्ध ये होता 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार गिराया था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761। ये हुई थी 14 जनवरी 1761 को।
और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो ये तीनों लड़ाई भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक भी माना जाता है और इसका शासनकाल था 1556 से 1605 तक, जो सबसे लंबा कार्यकाल मुगल इतिहास में माना जाता है। और ये एक महान शासक भी था। इसके द्वारा 1582 में दीन इलाही धर्म की भी स्थापना की गई थी और 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में दास प्रथा का अंत इसके द्वारा किया गया था। मणिपुर के किस शहर में जवाहर नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इम्फाल में स्थित है। वर्ष मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था SS दुबे को। और CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में इसका वर्णन मिलता है और भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी इसका होता है। CAG राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और यह अपनी रिपोर्ट सर्वप्रथम किसको पेश करता है? तो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के सामने पेश करता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो एक लुप्त प्राय हो गया है, निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो ये है घास की प्रजाति। तो घास की प्रजाति है हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट का रिवीजन जो 10 सितंबर को हुआ था। ये है हमारा 10 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी? मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील योजना है, शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये बना था तमिलनाडु। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। निम्न में से किसकी लवणता सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक लवणता किसकी होती है? तो ये लेक वैन की होती है। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्न में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? सीमा पार नदी कौन सी है? तो झेलम नहीं है, व्यास भी नहीं है, सिंधु भी नहीं है। तो सीमा पार नदी कौन सी है? रावी। और रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा नामक स्थल को खोजा गया था। और हड़प्पा स्थल कब खोजा गया था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल है, इसलिए इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया है। पहले इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि यह सिंधु और उसकी जो नदी थी उन्हीं के किनारे इसके स्थल मिले थे, तो इसलिए इसको कहा गया था सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में इस सभ्यता के स्थल अन्य स्थानों पर भी मिले जो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों से काफ़ी दूर थे, तो इसका नाम इस पहले खोजे गए स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। और हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कितना, इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना माना जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय सभ्यता थी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उस्ताद विलायत खान किसके उस्ताद हैं? तो ये सितार के उस्ताद हैं। और सितार के एक और महत्वपूर्ण उस्ताद कौन है? तो ये हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था 1999 में, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे संगीतकार बने थे। और पहले संगीतकार कौन थे? 1998 MS सुब्बुलक्ष्मी। और तीसरे कौन थे? 2001 में बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक। और 2001 में ही लता मंगेशकर को दिया गया था। और लता मंगेशकर का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 2022 में। CSO ने डैश में सकल वर्धित मूल्य या ग्रोस वैल्यू एडिड की अवधारणा को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था जनवरी 2015 में। हरेला त्यौहार हरियाली, शांति और समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक है हरेला त्यौहार और एक है हरेली त्यौहार। हरेला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। और हरेली छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है ई, और हरेली में भी है ई। तो हरेली त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में, और उत्तराखंड राज्य में है आ। तो उत्तराखंड
इसमें भी हरेला में आ है। तो हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में और हरेली त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये दोनों त्यौहार हमको ध्यान रखने। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? मौलिक कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51A में। 36 से 51 तक क्या शामिल है? DPSP है। और 51A में शामिल है मौलिक कर्तव्य। और इस ए का मतलब है कि इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे, लेकिन इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। लेकिन भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और वर्तमान में है भारतीय नागरिकों के पास 11 मौलिक कर्तव्य। और 11वां कौन सा था? 11वां था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य है कि वे उनको शिक्षा प्रदान करें। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किस में किया गया है? 11वें मौलिक कर्तव्य में किया गया है। और ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं USSR या सोवियत संघ, और जिसे वर्तमान में कहते हैं रूस देश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 124 का पार्ट 2। इसे कहते हैं हम अनुच्छेद 124 सब सेक्शन 2। और तीसरे सेक्शन में किसका वर्णन है? 124 के भाग 3 में 124 के भाग 3 में वर्णन है न्यायाधीशों के वेतन का। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.8 लाख रुपए महीना। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2.5 लाख रुपए महीना। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने समय में रिटायर होते हैं? तो CJI होता है जो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष में रिटायर होता है। और हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये 6 वर्ष या 62 वर्ष में रिटायर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और अनुच्छेद 214 में किसका वर्णन है? हाई कोर्ट का वर्णन है। और एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 231 इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। अनुच्छेद 215 इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। जब कोई डिसीजन दिया जाता है उसको एक रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 124 इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके अयोग्यताएं, उनकी योग्यताएं और उनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी अनुच्छेद हमको यहाँ पर रखने हैं ध्यान। निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो ठंडा खून वाला जंतु कौन सा है? ये है गिरगिट, जो हमेशा रंग बदलता रहता है। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार के द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हमने पढ़ा था कि 1999 में इनको दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। तो आपको बताना है कि इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड कब कब दिया गया था। और ये सितार वादक हैं। और पंडित भीमसेन जोशी, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2009 में इनको दिया गया था। और 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और ये 5 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो पहले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरे व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन। तीसरे हैं PV नरसिम्हा राव। चौथे हैं चौधरी चरण सिंह। और पांचवें एक रह गए, उनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो रोकती है हिमालय। तो हिमालय भारत में आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। AU किस तत्व का प्रतीक है? तो AU प्रतीक है सोने का प्रतीक। एल्यूमिनियम का प्रतीक कौन सा है? Al है। चांदी का क्या है? Ag। और AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और आर्गन का है Ar। तो ये प्रतीक चिन्ह भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे ऑक्सीजन का O है, सोडियम का N है, क्लोरीन का Cl है,
और ब्रोमीन का Br है। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। और मरकरी का Hg है, Hg से पारा भी कहते हैं, और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, और ये अति क्रियाशील धातु होता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। और यदि इसे केरोसिन में न डुबो कर रखा जाए तो पानी के टच होने से इसमें विस्फोट भी हो सकता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और क्लोरीन का है 17। ऑक्सीजन का कितना है तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। राज राजा और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे सातवाहन वंश से संबंधित। और सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी प्रतिष्ठान। तो ये भी हमको ध्यान रखना। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। 19वीं सदी में के भारत की निम्न में से समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ये लेखिका कौन थी? ताराबाई शिंदे थी। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो अंगूर उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं। और मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा। और मिस्र का नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र के शर्म अल शेख में ही COP27 का आयोजन हुआ था। और COP28 2024 में कहाँ पर होगा? तो ये होगा बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी अक्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित हैं? तो ये समूह 2A से संबंधित हैं। मोहिनी निम्न में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये लास्य शैली से संबंधित। और मोहिनी अट्टम जहाँ पर भी दिखाई दे तो वहाँ पर आंसर होगा केरल। और ये केरल का क्लासिकल डांस है। और केरल के 2 क्लासिकल डांस हैं, और 2 कौन कौन से हैं? कथकली और मोहिनी अट्टम का मतलब है सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु ने एक ऐसी कथा है कि एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। तो विष्णु की कथा मोहिनी रूप की धारण किया था। ऐसी कथा किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और कथकली बाहों का संचालन किया जाता है, और इसमें मुकुट या किरीट होना अनिवार्य है। तो और कथकली से पहले एक शैली की जाती है जिसे कहते हैं सेवा कली। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट है जो आंध्र प्रदेश का है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई थी। तो लास्ट जो 25वां हाई कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2019 को। और पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो पहला हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट। और दूसरा हाई कोर्ट तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता हाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी। और इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और 1 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एलिजा इम्पे। और संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मॉरिस गुवेर थे। और जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पीठ कहाँ पर स्थापित की गई है? दिल्ली में। और इसका स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसकी पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और इसमें जब स्थापना की गई थी तो एक
मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं और ये परिवर्तन किया गया था सन 2019 में। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 के अधिवेशन में की गई थी और 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और 1939 में भी इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की जानी थी, लेकिन गांधी जी और इसके बीच तनाव होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने कब की थी तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 को की गई थी और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1896 में हुए थे और ये 6 अप्रैल 1896 से 15 अप्रैल 1896 तक चले थे, इसलिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। और ऐसा कौन सा ओलंपिक था पहला ओलंपिक जहां पर महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया? तो भारत और महिलाओं दोनों ने 1900 में भाग लिया था। 1900 में हुआ था पेरिस ओलंपिक और भारत ने पहला गोल्ड कप जीता था 1928 में जीता था और हॉकी टीम के द्वारा ये जीता गया था। और लास्ट गोल्ड जो हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, मॉस्को जो रूस में हुआ था, तो वहाँ पर हॉकी के में लास्ट गोल्ड जो 8वां गोल्ड था वो जीता गया था। और अब तक भारतीय टीम के द्वारा 10 गोल्ड जीत लिए गए हैं। तो भारत के द्वारा ओलंपिक में 10 गोल्ड जीते गए हैं, 8 तो हॉकी टीम के द्वारा और 2 व्यक्तिगत गोल्ड 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था शूटिंग में पहला व्यक्तिगत गोल्ड, और दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे टोक्यो जापान में, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम एक नए धर्म का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये अरब या अरेबिया में हुआ था। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये पैगंबर मोहम्मद माने जाते हैं जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनको अल्लाह का दूत के रूप में इनको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो ये माना जाता है पिंक टाडा मार्गेरेटिफेरा। तो ये नाम हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में रखा जाता है? विकेट कीपर किस खेल में रखा जाता है? तो ये क्रिकेट में रखा जाता है। और क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। और क्रिकेट के बल्ले की जो ऊंचाई होती है कितना बड़ा होता है? तो ये 38 इंच बड़ा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया है जो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। और ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत से संबंधित है ये 1992 में आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भारत का पहला ऐसा गाँव जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में ये शुरू हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन हमको यहाँ पर रखने हैं ध्यान। अब हम करेंगे थर्ड शिफ्ट जो 10 सितंबर को हुई थी उसका रिवीजन।
ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड शिफ्ट, जो 10 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हुई थी CGL प्री एग्ज़ाम की। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सांगकेन निम्न में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के किनारे स्थित है, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा सांगकेन फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जाता है। और मोनपा फेस्टिवल वहाँ पर मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। और महात्मा गांधी के द्वारा एक और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये रचना है भगत सिंह की। और भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये पुस्तक लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और विश्व इतिहास की झलक, भारत के इतिहास की झलक, ये पुस्तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की थी और रावी नदी के किनारे ध्वज फहराया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यही कारण है कि जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ताकि 26 जनवरी की जो विशेष तारीख है, जिस दिन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो इस दिन को यादगार बनाने के उद्देश्य से ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी वर्धवाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और उत्तराखंड राज्य में हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? कजरी महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, आगरा मेला इत्यादि यहाँ पर मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा नृत्य, नोटी नृत्य इत्यादि होते हैं। और महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव। और महाराष्ट्र का नववर्ष क्या कहलाता है? तो गुड़ी पड़वा यहाँ का नववर्ष कहलाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो केंद्र सरकार का विधायी अंग, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायी अंग या विधान पालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। एक तो कानून बनाता है, दूसरा लागू करता है और तीसरा कानूनों की रक्षा करता है। और केंद्र सरकार का विधायी अंग यानी कि केंद्र सरकार में कानून कौन बनाता है? तो ये बनाता है संसद। तो संसद हो जाएगा विधायी अंग। और भारत में संसद ही कानून बनाता है और संसद ही लागू करता है। तो कार्यपालिका और विधान पालिका कौन है? तो ये हो जाएगी संसद। और न्यायपालिका, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, तो ये है न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। किस कोशिका अंग को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो ये है पैराक्सीसोम्स। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण नीचे की ओर धंसती जाती है, उसका कारण क्या है? खनन के कारण, वनोन्मूलन, जो वन की कटाई होती है खनन के कारण, उसकी वजह से वहाँ पर भूमि निम्नीकरण होता है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में खनन का कार्य अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर भूमि निम्नीकरण होती है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो सबसे कम विकास कहाँ पर हुआ है? सिक्किम में हुआ है। और सबसे ज़्यादा रेल लाइनों का विस्तार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। और सबसे पहली रेल किस राज्य में चलाई गई थी? महाराष्ट्र में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर थी।
तो महिला साक्षरता दर जहाँ पर 30% से कम थी, वहाँ पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एमजी संगीत पुरस्कार प्रदान किया जाता है नागालैंड राज्य के द्वारा, और बंग विभूषण अवार्ड पश्चिम बंगाल के द्वारा, और तानसेन अवार्ड ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और असम के द्वारा दिया जाता है असम वैभव पुरस्कार। तो आपको बताना है कि केरल सरकार ने अभी अवार्ड को शुरू किया है, तो केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो केरल का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी विशेषता एवीज की ही नहीं होती है? तो ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर ये अंडे देते हैं, तो विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी विशेषता है? तो ये गर्म खून वाले जीव होते हैं, एवीज गर्म खून वाले जीव होते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो ये होते हैं एवीज। एवीज क्या होते हैं? गर्म खून वाले प्राणी होते हैं, 4 कोष्ठीय हृदय होता है और ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो ये कथन यहाँ पर हो जाएगा गलत। बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत के किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो दीवान-ए-अर्ज विभाग का पुनर्गठन यहाँ पर किया गया था। तो दीवान-ए-अर्ज क्या था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। दीवान-ए-रसालत, दीवान-ए-रसालत होता था विदेश विभाग। और बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये भी बताना आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। और बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। रक्त और लौह की नीति क्या थी? बलबन ने 3000 अफगानियों की नियुक्ति की थी सेना में, और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में जो वहाँ पर मेवात क्षेत्र था वहाँ पर जंगल ही जंगल होते थे, और आने जाने वाले यात्रियों को वो लूट लेते थे। तो इस लूट को रोकने के लिए बलबन ने 3000 अफगानी सैनिकों को भर्ती किया और उनको कहा कि यदि कोई लूटता हुआ दिखाई दे तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए। और इस लूटपाट को कम करने के लिए बलबन ने वहाँ के जंगलों को भी कटवा दिया था और मेवातियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। तो बलबन ने उनके खिलाफ रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और यहीं पर हमको बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि नामक रचना के लिए। और ये साहित्य का नोबेल अवार्ड एशिया का पहला अवार्ड भी कहलाता है। तो और यहाँ से हमको एक और बात ध्यान रखने की, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी? 1206 से 1526 तक। लगभग इसने 320 वर्षों तक शासन किया था, और यहाँ पर 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया था। पहला था गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा था। दूसरा था खिलजी वंश कब से कब तक रहा था? 1290 से 1320 तक रहा था। और तीसरा था तुगलक वंश, ये रहा था 1320 से 1414 तक। फिर आया था सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा था। और फिर आया था 5वां लोधी वंश जो 1451 से, और इसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। और यह दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र शासक था, पहला शासक था जो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इसका रहा था। और 1451 से 1489 तक ये शासन काल इसका रहा था। और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। इसके बाद भारत में मुगलों का शासन आया और मुगलों ने 1526 से 1857 तक शासन किया। तो इसलिए इसको भारतीय इतिहास का मुस्लिम शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु कौन सी है? तो ये है सिलिकॉन तत्व। ऑक्सीजन क्या है? ये एक गैस है। सोडियम भी गैस है। सोडियम एक धातु है और सोडियम को काटा जा सकता है चाकू के साथ, और ये अति क्रियाशील धातु है। और यदि इसको क्लोरीन के साथ मिला दिया जाए तो नमक बन जाता है, और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड।
आयरन, आयरन को Fe से इसको डिनोट करते हैं। यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार का कर्ज दिया जाएगा? तो इसे दिया जाएगा शुद्ध संपत्ति या नेट वर्थ। निम्न में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र होकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी ओडिशा में। और यह योजना क्या थी कि जो राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र होकर हैं और महामारी के दौरान जिनको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार करेगी। और ये ऐसी योजना किसने शुरू की है? ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे और तमिलनाडु के हैं M.K. स्टालिन। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होंगे? तो अनाथ, दिव्यांग बच्चे और निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुख यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसको शुरू किया गया है। जो अनाथ, दिव्यांग बच्चे और महिलाओं के लिए इसको शुरू किया गया है। वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो सबसे कम कहाँ पर थी? गुजरात राज्य में थी। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहाँ पर अधिक थी। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है हमने फ्रांस के संविधान से। और फ्रांस के संविधान से ही हमने 3 शब्दों को लिया है। और ये कौन कौन से शब्द हैं? स्वतंत्रता, गणतंत्रता और बंधुता, ये 3 शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले लिया है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है? संसदीय प्रणाली होती है जहाँ पर कार्यपालिका का वास्तविक और नामात्र का प्रमुख होता है। जैसे इंग्लैंड में नामात्र प्रमुख होता है वहाँ का राजा और वास्तविक प्रमुख होता है वहाँ का प्रधानमंत्री। और ऐसे ही भारत में नामात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और नामात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो ऐसे इसलिए भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा और संवर्धित सूची ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने DPSP लिए हैं और आयरलैंड के ये अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन। 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो यह है अमेजोन बेसिन। अमेजोन वर्षा वन सबसे बड़े वन कहलाते हैं। और यहीं पर अभी हाल ही में एक सबसे बड़ा सांप भी खोजा गया है। और अमेजोन वर्षा वन कहाँ पर है? अमेजोन वर्षा वन ब्राज़ील देश में स्थित है। और अमेजोन वर्षा वन पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त के साथ विवाह किया था? तो एक ये था वाकाटक वंश की बेटी के साथ विवाह। तो आपको बताना है कि वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ की राजधानी का नाम क्या था? पुष्यभूति। पुष्यभूति के द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी। पल्लव कहाँ के शासक थे? पल्लव थे साउथ इंडिया के और यहीं से संबंधित है महेंद्र वर्मन। चालुक्य वंश की राजधानी का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में।
तो ये हैं आज के 75 क्वेश्चन जो 10 सितंबर 2024 को CGL प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो आज के क्वेश्चन में हमने इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।